सहारनपुर में सियासत का केंद्र हैं इमरान मसूद, व्यक्ति और संस्था दोनों अपने आप में। और अब लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद एक नहीं सातों सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ, मैं सातों सीट पर लड़ रहा हूँ। देखिए, मैं अखिलेश जी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम 7 की 7 विधानसभा यहाँ से जीत करके जाएंगे। पर इमरान भाई, ये बात समझ नहीं आई, आप एक सीट पर नहीं लड़ पाए और झुंझुना पकड़ा दिया कि सातों सीट। नहीं, मैं तो चुनाव, देखिए मेरा पहले से ही चुनाव लड़ने का नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो मसूद अख्तर साहब, चूँकि हमारे साथ साथी एमएलए रहे, उनके लिए चाह रहा था कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन कई बार मजबूरियाँ होती हैं राजनीति के अंदर। ये कोई थंब रूल नहीं है कि चुनाव लड़कर ही सब कुछ हासिल किया जाता है। हमारा मकसद बड़ा है और उस मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, तो कुर्बानी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। देखिए, 10 तारीख 11 तारीख आप वहाँ गए, मुलाकात हुई और फिर पता नहीं क्या बात हुई, आपका मन ख़राब तो हो गया? नहीं, मेरा मन कभी ख़राब ही नहीं हुआ। मैंने किससे कहा? नहीं, आपके बारे में तो ये चर्चा शुरू हो गई कि आप कुछ दूसरे दल के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मेरा, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि इमरान भाई को तो टिकट मिलेगा ही सपा से। देखिए, मैं विचारधारा का आदमी हूँ और विचारधारा के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, और विचारधारा के साथ जब मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ तो फिर इन चीज़ों के कोई महत्व नहीं है। पर समाजवादी पार्टी की टिकट आपको मिली क्यों नहीं? आप समाजवादी पार्टी में हैं आज की तारीख में, इतने बड़े नेता सहारनपुर के, और आपको ही टिकट नहीं मिली किसी सीट से? नहीं, मुझे तो मेरे से समझ में नहीं आया। जब मैंने पहले दिन 11 तारीख को बोला था कि मैं तो टिकट का उम्मीदवार ही नहीं था, तो ये सब टिकट का ड्रामा जो चैनल्स द्वारा चलाया गया, मैं तो टिकट का उम्मीदवार ही नहीं था। मैंने असेंबली लड़ने का इरादा पहले से ही नहीं था कि मैं असेंबली लड़ूंगा, तो इसमें ये इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्यों चला है। और लोग कहते हैं कि एक बयान आपने 2014 में दे दिया, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मोदी जी वाला। देखिए, कुछ बार बार बीजेपी के पास कुछ होता नहीं, वो इन्हीं बातों को बोलने का काम करती है। बीजेपी वालों को चाहिए कि विकास की बात करें, बीजेपी वालों को चाहिए कि वो बात करें कि देश के अंदर जो किसानों की बर्बादी है और जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उस किसान की शहादत के ऊपर उन किसानों को मुआवजे की बात करें। वो बात करें, नौजवान जो बेरोज़गार हो गया है उस बेरोज़गारी को दूर करने की बात करें। वो पलायन की बात करते हैं कि पलायन, उस पलायन को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना देने की बात करें, क्योंकि पलायन का कारण सबसे बड़ा बेरोज़गारी है। कैराना पूरी तरीके से उपेक्षित है और पिछले 5 साल में कोई एक कारखाना अगर भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ लगा दिए होते तो ये पलायन की समस्या जो उठा रहे हैं, क्योंकि वहीं के बराबर में पानीपत है, सब लोग पानीपत इसीलिए शिफ्ट हुए कि पानीपत के अंदर काम है। अब काम के लिए लोग जाते हैं, उसको आप दूसरे तरीके चश्मे से देखने का काम करते हो, तो ये आपकी कमी को दूसरों के ऊपर थोपने के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की बात की, सहारनपुर में ऐसा पहले नहीं हुआ था। 2017 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 7 में से विजयी हो गई, और आप लोग यहाँ इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, कैसे हो गया ये? 3 तो हम भी जीते थे ना। देखिए, 3 तो हम भी जीते थे, ऐसा नहीं है, 3 हम भी जीते थे। पर भारतीय जनता पार्टी 4 जीत जाएगी, आपको लगता था? इस तरह की तैयारी है, मोदी फैक्टर उस बार बहुत ज़्यादा मजबूत था, इस बार भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी 325 भी जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? लोगों का है, जनता का है कि जनता किस तरफ चलती है। अब जनता को दिखाई दे रहा है कि पिछले 5 साल इन्होंने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही है सरकार चलाने में और काम करने में। इमरान साहब, ये बताएं कि यहाँ गैर भाजपा मतों का ध्रुव विभाजन मुद्दा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, गैर भाजपा और भाजपा का कोई मतलब नहीं है। आज हर आदमी त्रस्त है। कौन सा वर्ग ऐसा है जो त्रस्त नहीं है? व्यापारी अपने कारोबार से परेशान है, किसान फसल से परेशान है, नौजवान रोजगार से परेशान है, आम जन जो है सुरक्षा से परेशान है, तो कौन परेशान नहीं है? नहीं, वो तो सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सपोर्टर हैं और वो जाहिर है कि कमल छाप में देंगे, लेकिन उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो कई पार्टियों में हैं। अब ओवैसी साहब भी यहाँ हैं, बसपा भी है और आपका दल भी है। नहीं, देखिए, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमट कर रह गई है, और मैंने बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं, बिल्कुल पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ, और जो मैंने बोला था वो बात सब सत्य साबित हो रही है, और सब दिखाई दे रहा है कि लड़ाई सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच के अंदर लोगों को फैसला करना होगा कि सरकार अखिलेश जी की बनानी है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए बीएसपी ने,
अब ये जो आपकी 1 to 1 वाली थियरी है यहाँ कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि जाहिर है कि जब 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे, यहाँ पर मुस्लिम मतों की संख्या ज़्यादा है, तो वोट तो कटेगा। नहीं, मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं है। देखिए, हर आदमी की अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, उन पॉलिसीज़ के ऊपर वोट दिया जाता है। बहन जी की अपनी पॉलिसी है, बहन जी की पॉलिसी को लोग अगर पसंद करते या उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का कुछ प्रभाव हुआ था तो 19 सीटों पर ना सिमट कर रह जाती, 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी पार्टी। तो ये पर इस क्षेत्र में तो बीएसपी हमेशा से रनर अप तो वही थी ना, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर इस इलाके में। 2017 के अंदर तो एक भी सीट नहीं जीती थी बसपा यहाँ से, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बसपा का कोई प्रभाव बचने वाला है? तो आपको लगता है कि वोट जो है वो बड़े सधे तरीके से दिया जाएगा, एक तरफ अगर भाजपा खड़ी है तो दूसरी तरफ केवल सपा आरएलडी? देखिए, प्रदेश की स्थिति इस तरह की बन गई कि लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमट कर रह गई है। आप और आपका परिवार इस इलाके में किंग हुआ करता था, राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, अब आप किंग मेकर बनने के लिए मजबूर कर दिए गए, ऐसा लोग मानते हैं। मुझसे पहले कभी मेरे परिवार ने असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। रशीद मसूद साहब ने कभी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। 77 से लेकर के 2007 तक कोई मेरे परिवार का आदमी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे तो ही हम सब कुछ हैं और नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं है? मलाल आपकी आवाज़ में है? नहीं, मेरी आवाज़ में बिल्कुल मलाल नहीं है। मेरी आवाज़ में तो कड़क है, मेरी आवाज़ के अंदर तो धमक है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा आपको कि आप चुनाव न लड़ें, आप मैनेज करें? नहीं, मैंने चुनाव लड़ने के लिए कहा ही नहीं। तो वो मैं तो कहा ना, मैंने कहा ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। पर जो एमएलए आपके साथ गए थे मसूद साहब, उन्हें भी तो टिकट नहीं मिला, बीएसपी जाना पड़ा उन्हें। नहीं, बीएसपी में कहाँ गए? मसूद साहब यही है, यही है। वो कहाँ, किस समाजवादी पार्टी के अंदर है, समाजवादी पार्टी में ही है, समाजवादी पार्टी के साथ। सिटिंग एमएलए को टिकट न मिले, ये भी बहुत अजीब है ना। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। हमारे सिटिंग एमएलए के लिए आप परेशान हैं, आप भाजपा के इतने सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला, उनके लिए क्यों परेशान नहीं है? अच्छा, आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये उदय के जैसा था पिछले 2017 में, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होंगी? इस तरह की प्रचंड जीत हो गई थी और आप लोगों की क्या तैयारी है उसके खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि उनके पास कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी केवल एक परसेप्शन बनाने का काम करती है, एक माहौल बनाने का काम करती है कि हम ये करेंगे। अब वो एक्सपोज हो गए, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप कब तक झूठे सपने दिखा करके लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हो? तो इसका मतलब ये है कि वो जो जीत हुई थी इस बार नहीं होगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी मसूद साहब? नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह इनका जो काम है, पिछले 5 साल के अंदर जो इनको मौका मिला, ये 5 साल के अंदर एक भी कारखाना लगा पाए, एक यूनिट बिजली का उत्पादन ये कर पाए? इन्होंने करा क्या? एक योजना अपनी बताएं कि वो योजना भारतीय जनता पार्टी की या योगी साहब की है, जो योजना उत्तर प्रदेश के अंदर धरातल के ऊपर उतर कर आई हो। वो ये कहते हैं कि सुरक्षा का बहुत बड़ा मसला था, अब देखिए कोई यहाँ परेशान नहीं है, लड़कियाँ कॉलेज जा सकती हैं, यहीं आकर के उन्होंने भाषण दिया था। हाथरस भी आप देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, ये सब चीज़ें उन्हीं की हैं। ऐसा झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि आप तथ्यों को भी नकार देते हो। आपकी सरकार है, अपने आंकड़े उठाइए, अपने आंकड़े उठा करके आईने के अंदर सामने अपने आप को खड़ा कर देखिए, खुद शर्म महसूस होगी कि आप कहाँ रह रहे हो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।